वाव फैक्ट्स में आपका स्वागत है। अगर आपको फैक्ट्स जानने में मजा आता है तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ कमाल के फैक्ट्स। हमें जुपिटर पर क्या मिलेगा? सबसे पहले तो अमोनिया क्रिस्टल्स के बादल मिलेंगे, जिनमें हल्की फुल्की मात्रा में अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड भी होता है। यहाँ वाटर वेपर के बादल भी होते हैं, जिनमें पृथ्वी के बादलों की तरह बिजली कड़कती है। जुपिटर का मौसम तो ऐसा है कि क्या ही बताया जाए। यहाँ हीरे की बारिश होती है। यहाँ का मौसम काफी खराब भी हो सकता है और यहाँ उठने वाले तूफान कभी कभी सदियों तक चल सकते हैं। अब जॉइंट रेड स्पॉट को ही ले लीजिए। ये जुपिटर का एक विशालकाय तूफान है जो 1831 या हो सकता है कि 1665 से लगातार जारी है। इस तूफान का साइज 10,250 मील बाय 6,800 मील है, यानी पृथ्वी से भी बड़ा। बादलों के बाद आता है जुपिटर का वायुमंडल, जो ज्यादातर हाइड्रोजन का बना हुआ है। इस लेयर में जबरदस्त गुरुत्वीय दाब होता है। बादलों से मात्र 80 किलोमीटर नीचे जाने पर पृथ्वी के 100 गुना गुरुत्वाकर्षण और 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं का सामना करना होगा। जुपिटर पर घुप अंधेरा होता है और यहाँ का वायुमंडल रेडियो तरंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं। नीचे जाने पर दबाव और तापमान बढ़ता ही जाएगा। 400 मील नीचे का दबाव पृथ्वी के 1150 गुना होगा और 2500 मील तक तो ये कई हजार गुना बढ़ जाएगा। और तापमान 6000 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग होगा। इतना तापमान तो दुनिया के सबसे ऊंचे मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल टंगस्टन तक को भी पिघला सकता है। जुपिटर की गहराइयों में दाब इतना बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन गैस लिक्विड में बदल जाती है, जिसे मेटलिक हाइड्रोजन भी कहते हैं। ये बदलाव इतना स्मूथली होता है कि हाइड्रोजन लिक्विड और गैस के बीच कोई तय बाउंड्री नहीं होती। इस लेयर में तापमान 17,500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। इस लेयर में आगे बढ़ना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि उत्प्लावक बल गुरुत्वाकर्षण की उल्टी दिशा में काम करेगा। अगर हम यहाँ से निकलना चाहें और एस्केप वेलोसिटी तक नहीं पहुंच पाए तो गुरुत्वाकर्षण हमें वापस खींच लेगा। संतुलन तक पहुंचने से पहले हमारा यान उत्प्लावक बल और गुरुत्वाकर्षण के बीच यूं ही आगे पीछे होता रहेगा। लेकिन याद करिए, हमारा काल्पनिक यान तो फिजिक्स के नियमों का ही पालन नहीं करता, इसलिए हम जुपिटर के और भी अंदर जा पाएंगे। बादलों से 12,000 मील नीचे तापमान 64,000 डिग्री फ़ारेनहाइट और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 20 लाख गुना ज्यादा होता है। कहते हैं जुपिटर का लिक्विड कोर कई एलिमेंट से बना हुआ है, लेकिन हमें कुछ आइडिया नहीं कि इतने दाब और तापमान में एलिमेंट्स कैसे बिहेव करेंगे। इसलिए फिलहाल जुपिटर में कोर की मौजूदगी को लेकर साइंटिस्ट में मतभेद है। तो देखा जुपिटर के भीतर का सफर कैसा रहेगा। अब बात कर लेते हैं जीवन की। कुछ साइंटिस्ट का अनुमान रहा है कि शायद जुपिटर के बादलों में किसी प्रकार के जीव हों, पर अफसोस यहाँ का माहौल किसी भी प्रकार के जीवन के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जुपिटर के मून्स की बात अलग है। जुपिटर के 79 मून्स हैं, जो कि किसी भी ग्रह से ज्यादा हैं। आगे और भी कई खोजे जा सकते हैं। इनमें से कुछ मून्स पर जीवन पनपने लायक माहौल उपलब्ध है, जैसे कि यूरोपा। यूरोपा हमारे मून से छोटा है, पर इसमें ऑक्सीजन का एक पतला सा वायुमंडल है। यहाँ 19 मील मोटी बर्फ से ढके पानी के समुद्र भी हैं। इन समुद्रों की तली पर मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास जीवन पनप सकता है। यहाँ बर्फ से घिरी बड़ी बड़ी झीलें भी हैं, जिनकी तली पर काई जैसे जीव हो सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए ऊर्जा का कोई स्रोत होना चाहिए, जो शायद रेडियो एक्टिविटी या टाइडल फोर्स से मिल जाती हो। पोषक तत्व शायद सतह से तली पर गिरी बर्फ से मिल जाते हों। कुछ तो ये भी कहते हैं कि अगर यूरोपा के सागरों में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है तो यहाँ बहुकोशीय जीवन का विकास हो चुका होगा। पूरे सौरमंडल की बात करें तो सैटर्न के मून टाइटन के साथ साथ यूरोपा पर जीवन मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। जुपिटर के मून्स गैनीमीड और कैलिस्टो पर भी जीवन हो सकता है। गैनीमीड जुपिटर का ही नहीं बल्कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा मून है। यूरोपा की तरह इसमें भी ऑक्सीजन का एक पतला सा वायुमंडल है। ये मुख्य रूप से पत्थर और बर्फ पर बना हुआ है और बर्फ के नीचे सागर छिपे हुए हैं। इन सागरों में शायद पृथ्वी के सागरों से भी ज्यादा पानी हो। सागरों की तली में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के इर्द गिर्द
तापमान थोड़ा सा ज्यादा होता है। यहाँ जीवन पनपने की उम्मीद जताई जाती है। कैलिस्टो भी गैनीमीड और यूरोपा की तरह ही है और यहाँ रेडिएशन भी कम है, यानी जीवन पनपने के लिए और भी ज्यादा अनुकूल। कैलिस्टो को हम जुपिटर के इर्द गिर्द खोजबीन करने के लिए एक बेस की तरह यूज भी कर सकते हैं। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसियां जुपिटर के मून्स पर अंतरिक्ष यान भेजने पर काम कर रही हैं, पर अभी इसमें कुछ समय लगेगा। 1989 में लॉन्च किए गए नासा के गैलीलियो यान को पृथ्वी और जुपिटर के बीच की दूरी तय करने में 6 साल लगे थे। ये दूरी कम से कम 365 मिलियन मील और ज्यादा से ज्यादा 601 मिलियन मील होती है। जुपिटर तक यान भेजना काफी महंगा और रिस्की है, पर वहां की गई खोज, मेहनत और पैसे बेकार नहीं जाने देगी। न जाने हमें वहां बर्फ के नीचे क्या तैरता मिल जाए। वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी ताजा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। क्या आपके भी मन में कोई सवाल है जिसके जवाब की आपको तलाश है? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।